हेलो 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 बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरा नाम गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर इन द जेई टोटल सीरीज, जहां पे हम फंक्शंस ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस सेशन में हम आखिरी लेक्चर में हैं। फंक्शंस इस चैप्टर के डीपीपी 2 के 10 बहुत ही बहुमूल्य सवाल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो जैसा मैं हमेशा आपको कहता आ रहा हूं, डीपीपी 1 में इजी से मॉडरेट सवाल और डीपीपी 2 में मॉडरेट से हार्ड सवाल, कुछ इजी सवाल भी हो सकते हैं, बट ये बेसिकली आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन होगा बच्चों जेई मेंस के लेवल तक पहुंचने के लिए। जेई मेंस एक इमोशन है, एक आइडिया है, एक फीलिंग है, अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग द मोस्ट कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन इन आवर कंट्री, राइट। तो इसका मतलब आपको जो है सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस सारी पढ़ाई को, उस सारे नॉलेज को, इन सारे कंसेप्ट सेशंस को अच्छे से ढंग से अप्लाई करना, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को फोड़ना, अलग अलग थॉट प्रोसेसेस को समझना और ये सारी चीजें फास्ट करना, स्पीड से करना, एक्यूरेटली करना बेहद जरूरी है। और इस वजह से डीपीपी 1 और डीपीपी 2 जो भी हम इस साइज के चैप्टर में कर रहे हैं, जहां जनरली 5 6 7 सेशंस होते हैं, हम लोग जनरली 2 डीपीपीस करते हैं। इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। डीपीपी 1 में 10 सवाल होते हैं, डीपीपी 2 में भी 10 सवाल होते हैं और जैसा मैंने कहा, लेवल जो है धीरे धीरे थोड़ी सी इंप्रूव होती जाएगी। तो अगर बच्चों आप एक सीरियस जेई मेंस के एस्पिरेंट हो, आप जेई मेंस में एक बहुत अच्छा रैंक लाना चाहते हो, तो आपके लिए सिर्फ ये 7 थियरी सेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन 7 थियरी सेशंस में हमने क्रिस्प तरीके से, डिटेल तरीके से कंसेप्ट को समझाया है, कुछ प्रॉब्लम्स को यूज करते हुए, और फिर ये सारी नॉलेज को डीपीपी 1 और डीपीपी 2 यहां पे सॉल्व किया है, अप्लाई किया है। तो एज यूजुअल डीपीपी 2 का पीडीएफ आपके पास लाइब्रेरी में मिल जाएगा, उसको एक्सेस कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा उन सवालों को और फिर सॉल्यूशंस को हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा। अगर आपने सॉल्व नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो को भी आप गो थ्रू कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही एक सवाल आता जाएगा आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी बच्चों, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपके स्किल्स शार्प नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, पॉज कीजिएगा वीडियो को, जब भी आप नया सवाल देखें अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा जहां पे आप सक्सेसफुल हुए और जहां पे आपने गलतियां की, ताकि उन गलतियों को आप सुधार पाएं, रिपीट नहीं करें उन मिस्टेक्स को, और आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो आर्टिलरी है, आपका जो आर्सेनल है, उसको और बढ़ाते जाएं और जेई मेंस फोड़ने की तरफ जो है आगे बढ़ते जाए। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं डीपीपी 2 की। ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने। ये सवाल जो है एक रिलेटिवली इजी सवाल है। आई वुड नॉट पुट दिस अंडर द मॉडरेट और हार्ड कैटेगरी। इसको मैं जेई मेंस के लेवल के हिसाब से भी एक इजी सवाल मानूंगा, इसी वजह से ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सवाल पाया गया। तो ये काफी इस टाइप का सवाल है जिसको देख के मैं कह सकता हूं कि एक बेसिक थॉट प्रोसेस वाला सवाल है। ये सवाल को देख के अगर आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि शुरुआत कैसे करनी है इस फंक्शन की रेंज ढूंढने के लिए, तो आप ये सवाल आसानी से क्रैक कर सकते हो, ऑफ कोर्स सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए चले तो बच्चों, जनरली जब भी हमने इस टाइप का सवाल देखा है कि किसी फंक्शन का रेंज ढूंढना है, तो हमने 2 अलग अलग टेक्निक्स देखे हैं, राइट। इनफैक्ट ग्राफिकल टेक्निक भी एक होता है। अगर ग्राफ आपके पास अवेलेबल है तो आप वाई एक्सिस को स्कैन कर सकते हो, बट क्योंकि ग्राफ अगर जहां पे भी नहीं दिया गया है, जैसे इस केस में ग्राफ दिया नहीं गया है और ड्रॉ करना में भी उतना स्मार्ट है भी नहीं, तो इन जनरल अलजेब्राइक 2 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच जो है बच्चों वो ये है कि जो आपका फाइनल फंक्शन है उस फंक्शन को गौर से ऑब्जर्व करें और ये देखें कि क्या उस फंक्शन में एक पेरेंट फंक्शन, एक बेसिक फंक्शन है जिसमें मैं एक इनइक्वालिटी रख सकता हूं, और उस इनइक्वालिटी को जो है ग्रेजुअली मैं फाइनल फंक्शन की तरफ ले जा सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। ये एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका है y इज इक्वल टू दिस, और फिर जो है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x इक्वल टू एवरीथिंग इन y उस टर्म्स में लाओ, और फिर वहां से आप कंडीशन लगा के बोलो कि भाई ये y के वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, ये y के वैल्यूज आ सकते हैं, ये y के वैल्यूज नहीं आ सकते हैं, राइट। जैसे हमने कुछ और प्रॉब्लम्स किया था। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पहला तरीका लगेगा बच्चों, क्योंकि अगर आप फंक्शन ध्यान से देखोगे तो एक cos 2x का फंक्शन है। cos 2x का यहाँ पे जो है फंक्शन है, अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये सोच पाओगे कि यार cos 2x के बारे में क्या मैं कुछ इंफॉर्मेशन जानता हूं? डू आई नो समथिंग अबाउट cos 2x, जिसको मैं एक इनइक्वालिटी के टर्म्स में
लिख सकता हूं। अब वो जो 2 है cos 2x का 2, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम ये जानते हैं बच्चों cos थीटा इज बिटवीन 1 एंड -1। cos थीटा इज बिटवीन 1 एंड -1 और -1 एंड 1, तो वो थीटा की जगह जो है 2x हुआ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। cos 2x विल बी बिटवीन -1 एंड 1, और जैसे ही आप इस बटन को जो है हिट करते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि अगले 2 स्टेप्स क्या होने चाहिए। अगला स्टेप होना चाहिए बच्चों, मल्टीप्लाई दिस इनइक्वालिटी बाय 3 थ्रू आउट, क्योंकि जब आप वो करोगे आपके पास आएगा 3 cos 2x। ध्यान से देखिए बच्चों, कैसे हम एक बेसिक फंक्शन से cos 2x से 1 + 3 cos 2x पे जाएंगे, राइट। तो इन चीजों को ऑब्जर्व करते रहिएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम थॉट प्रोसेसेस बोलते हैं, कि एक प्रॉब्लम को देख के, डेटा को गैदर करके कैसे अपना दिमाग चलाना है, इसी चीज को थॉट प्रोसेस बोला जाता है बेटा। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस ही वही है कि ऑब्जर्व करो फंक्शन को, उसमें का पेरेंट फंक्शन खोजो, उसके ऊपर इनइक्वालिटी लगाओ, और उस इनइक्वालिटी को अल्जेब्रिकली मैनिपुलेट करके आप यहां तक पहुंचो जिसके आधारित आपको एक इनइक्वालिटी मिलेगी जो आपको इस फंक्शन की रेंज बताएगी। 3 मल्टीप्लाई करके हम 3 cos 2x पे पहुंच गए बच्चों। अब 3 cos 2x से 1 + 3 cos 2x पे कैसे जाएंगे? सिंपल, 1 को ऐड करना है, बस 1 को ऐड करना है। तो -3 + 1 विल गिव यू -2, 3 cos 2x + 1, so 1 + 3 cos 2x, and 3 + 1 gives you 4। तो क्लियरली ये दिख रहा है बच्चों कि ये जो आपका फंक्शन है 1 + 3 cos 2x, जो कि f(x) है, f(x) जो है वो -2 और 4 के बीच में है, राइट। -2 और 4 के बीच में है, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द रेंज ऑफ f(x) इज नथिंग बट -2, 4। अब ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी निकाले गए हैं, क्योंकि -2 और 4 ये दोनों वैल्यूज जो हैं इंक्लूडेड हैं, यहाँ पे इक्वल टू है, तो -2 और 4 दोनों वैल्यूज आ सकते हैं रेंज में। -2 से 4 के बीच में सारे वैल्यूज भी आ सकते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों इस टाइप के फंक्शंस के हम रेंज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमने 2-3 प्रॉब्लम्स किए हैं ड्यूरिंग द लेक्चर। जो दूसरा तरीका था जहां पे y इक्वल टू फंक्शन होता है और जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x इक्वल के फॉर्मेट में लाते हैं और फिर y के कंडीशंस में लाते हैं, वो जनरली उस टाइप के फंक्शंस में होता है जहां डिनोमिनेटर में कुछ हो, और यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है और cos 2x के ऊपर हमें एक इनइक्वालिटी पता है। तो उस चीज को हमारे एडवांटेज में यूज करना और वो टेक्निक लगाना, वो थॉट प्रोसेस लाना कि भाई ये देख के हम ये तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और फिर फटाफट उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके सही आंसर लाना ही निशानी है एक ऐसे बच्चे की जो जेईई मेन फोड़ सकता है। तो अगर आप उस लेवल पे अभी नहीं हो तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है यार, चीजें सीखो, अपना थॉट प्रोसेस जो है ओपन रखो, ये जज्बात अपने दिलों में कायम रखो कि मैं उस लेवल पे पहुंच सकती हूं, मैं ये चीज कर सकता हूं, right? Keep that optimistic attitude going on, and let's move on to question number 2. So yes बच्चों, ये आपका टाइप सोल्यूशन। ये रहा अगला सवाल, सेकंड सवाल जो डोमेन के ऊपर आधारित है। DPP 1 में भी हमने डोमेन का एक सवाल किया था और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमने देखे थे, डोमेन को कैसे प्यार से निकाला जाए, और उन्हीं कंडीशंस को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों। y इक्वल टू √of log of cos sin x to the base 3, राइट। तो हम क्या जानते हैं बच्चों, जब भी एक फंक्शन एक रूट में होता है तो हम ये चीज जानते हैं कि यार रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। सो विद दिस आइडिया इन माइंड, रूट के अंदर यहां पे क्या है, विद दिस आइडिया इन माइंड हम लोग ये देख सकते हैं कि रूट के अंदर ये चीज है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो रूट के अंदर चीज है log cos of sin x, log cos of sin x to the base 3, this has to be greater than or equal to 0। ध्यान से देखिए, एक बेसिक कंडीशन है जो लॉजिकली सोचना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जो भी समान रूट के अंदर है, जो भी एक्सप्रेशन
रूट के अंदर है, जो भी फंक्शन रूट के अंदर है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब जो भी चीज रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होनी चाहिए। क्या ये चीज सबको पता चल रहा है बच्चों? क्या ये चीज सबको पता चल रहा है? रूट के अंदर जो चीज है वो पॉजिटिव होगी या 0 होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। अब इसका क्या करें बताओ, इसका क्या करें? राइट, क्या हम ये चीज जानते हैं, क्या हम ये चीज जानते हैं कि एक लॉग फंक्शन जिसका बेस 1 से ज्यादा है, एक लॉग फंक्शन जिसका बेस 1 से ज्यादा है, क्या वो फंक्शन जो है, क्या वो फंक्शन जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है? सोच के देखते हैं, आइए सोच के देखते हैं। ये आपका है y एक्सिस, ये आपका है x एक्सिस, राइट। कुछ पॉइंट्स लेते हैं जिससे कि चीजें आसान हो जाए और हम ग्राफ निकाल पाए y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस 3 का, लॉग x टू द बेस 3 का। अगर मैं x के जगह पर, अगर मैं x के जगह पर 3 लिखूं तो log 3 टू द बेस 3 इज 1। तो जब मैं इनपुट 3 डाल रहा हूं तब मेरा आउटपुट 1 आ रहा है बेटा। तो 3, 1, 1 2 3, 1 2 3, 3, 1, ठीक है। अगर मैं इनपुट 9 डालता हूं, log 9 टू द बेस 3, तब उसका आउटपुट 2 आएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर इज 9। इसी तरीके से log डिफाइंड होता है बेटा, राइट। log 9 टू द बेस 3 का आउटपुट होगा कि 3 रेस टू व्हाट गिव्स यू 9। अगर मैं x की जगह 9 लिखूंगा तो आपको सवाल पूछना चाहिए कि 3 रेस टू व्हाट गिव्स यू 9? 3 रेस टू 2 gives you 9 and that is why y का वैल्यू is 2। log 9 to the base 3 का जवाब होगा 3 raised to what gives you 9 and that what is the answer to log 9 to the base 3, that what in this case is 2। so 9 जब इनपुट डालेंगे आउटपुट 2 आएगा, तब काफी इधर कहीं पे आएगा वो नंबर। बट जब मैं x की जगह 1 डालूंगा बेटा तब y का वैल्यू 0 आएगा। log 1 टू एनी बेस, रियलिस्टिक बेस इज 0, सो 1, 0। तो क्लियरली दिख रहा है ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, राइट। और यहां पे ये ग्राफ इस तरीके से होगा। तो ये log x टू द बेस 3 का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। अगर x की जगह 1/3 डालेंगे बेटा, 1/3, 3 रेस टू व्हाट इज 1/3, 3 रेस टू -1 इज 1/3। तो जब मैं 1/3 डालूंगा तो -1 आएगा और इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। और ये एक जनरल लॉग का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देख के इस इनइक्वालिटी के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं? log x टू द बेस 3, मान लीजिए अगर इस तरीके से ग्राफ है आपका और वो ग्राफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमें बताया गया है कि हमेशा वो आउटपुट जो है log x टू द बेस 3 हमेशा पॉजिटिव या 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। ध्यान से देखिए, जब मान लो यहां पे x है log x टू द बेस 3, राइट, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव, पॉजिटिव या 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं? वो सिर्फ यहां पे हो सकता है और यहां पे हो सकता है। log x टू द बेस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y आउटपुट जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना है। तो वो सिर्फ कब हो सकता है? जब इनपुट आपका 1 या 1 से बड़ा हो। ध्यान से इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं कहूं कि log x टू द बेस 3 is greater than or equal to 0, log x to the base 3 is greater than or equal to 0, माने वो x एक्सिस के ऊपर है, y वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो ये सिर्फ ये पोर्शन में हो रहा है और ये पोर्शन में x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो अगर ये बात सच है तो x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। पहले तो ये चीज जो ग्रीन में लिखी है उस चीज को समझने की कोशिश करो थ्रू द ग्राफ। अगर मैं कहता हूं कि log x टू द बेस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, log x टू द बेस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब यही थॉट प्रोसेस हम यहां पे लगाएंगे। अगर log ऑफ समथिंग टू द बेस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस समथिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। cos ऑफ sin x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ये बात सोचिए कि क्या cos थीटा कभी 1 से बड़ा हो सकता है? क्या cos थीटा कभी 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं, cos थीटा ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। cos थीटा ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। इसका मतलब cos sin x इज इक्वल टू 1। अब हमें यह देखना है कि कब cos थीटा 1 होता है।
कॉस थीटा कब 1 होता है? हम ये जानते हैं बच्चों कि कॉस 0 1 है, हम ये जानते हैं कि कॉस 0 1 है, तो साइन एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। हम ये भी जानते हैं कि कॉस 2 पाई भी 1 है। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई 0 2 पाई 4 पाई, सोच के देखिए, कॉस 0 1 है, फिर कॉस 360 1 है, कॉस 360 टाइम्स 2 मतलब बेसिकली कॉस 0 पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई एंड सो ऑन। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई नेगेटिव वैल्यूज भी चलेंगे, सो 0 2 पाई 4 पाई, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, -2 पाई -4 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां तक हम पहुंच गए, तो x के बारे में बताइए। अगर sin x 0 है तो x की वैल्यू 0 हो सकती है ना। अब sin x वापस 2 पाई तो नहीं हो सकता, क्योंकि sin x भी -1 से 1 होगा। 2 पाई तो 2 इंटू 3.14 6.28, sin x की वैल्यू 6.28 या बड़ी नहीं हो सकती, तो ये सारे तो ऐसे ही लिखे गए, इनका कोई मतलब नहीं है। sin x इक्वल टू 0 से ही आंसर आना है। तो अब ये सोचो कि sin थीटा 0 कब होता है? sin 0 0 होता है ना। बट हम ये भी जानते हैं कि sin पाई भी तो 0 होता है, sin 2 पाई भी 0 होता है, sin 3 पाई, sin 4 पाई, नेगेटिव पाइज भी। सो बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ पाई, x की वैल्यू is all multiples of pi, and that is why the correct answer is option C. So basically ये फंक्शन केवल और केवल तभी डिफाइंड है जब x के वैल्यूज जो है, इनपुट्स जो है, मल्टीपल्स ऑफ पाई में आएंगे। तो एक बार ध्यान से सवाल देख लो, बहुत बढ़िया सवाल है, डोमेन से आधारित काफी कुछ चीजें सीखने मिलेंगी आपको। बेसिक आइडिया शुरू होता है, लॉग के अंदर जो भी कहानी है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर अगर log x टू द बेस 3 इस फंक्शन की हम बात करें, तो क्योंकि बेस 3 है, बेस जो है 1 से बड़ा है, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और log के सारे फंक्शंस 1,0 से पास करते हैं। अगर बेस 1 से बड़ा है तो वो इस तरीके से इंक्रीजिंग होता है। अगर बेस 1 से छोटा है, मान लो इसके जगह हाफ होता, बेस 3 के जगह हाफ होता, या 1/3 होता, या 2/3 होता, एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1, तो लॉग का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता। वो फिर भी 1,0 से पास करता, बट वो इसी डिक्रीजिंग होता, फिर इंक्रीजिंग नहीं होता, एंड अकॉर्डिंगली हमें फिर इनपुट कंडीशंस को देखना पड़ता। अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग है और हमेशा पॉजिटिव आउटपुट चाहिए, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए, लॉग नेगेटिव नहीं हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए या 0 हो सकता है, तो x की वैल्यू, ये चीज सिर्फ ये पोर्शन ऑफ द ग्राफ को कंसिडर करना है। और वो कब होता है? जब x 1 से बड़ा हो, तो ये इनपुट 1 से बड़ा हो, इनपुट 1 से बड़ा हो। cos थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, बट cos थीटा 1 जरूर हो सकता है। तो cos sin x इज 1 को सॉल्व करना है, फिर sin x 0 हो सकता है क्योंकि cos 0 इज 1, बाकी के वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करते क्योंकि sin x 1 और -1 के बीच में रहेगा, और फिर sin x इक्वल टू 0 के ये सॉल्यूशंस है, all multiples of pi, giving you option C as the correct answer to this question। तो अच्छा सवाल बच्चों, काफी सारे छोटी छोटी चीजें जो हमें यहाँ से सीखने मिलेंगी, जो काफी काम आएंगी, राइट टाइप सोल्यूशन ओवर हियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन DPP2 का आपके सामने। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन, इट्स अ डुएबल क्वेश्चन। हम धीरे धीरे मॉडरेट कैटेगरी में जा रहे हैं, राइट, और फिर सोल्यूशन को साथ में डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का सवाल है बच्चों, fog of x एंड gof of x, f of g of x और g of f of x को कैसे ढूंढना चाहिए हमने सीखा है। तो आइए फटाफट दोनों चीजों को निकाल लेते हैं, राइट, दोनों चीजों को निकाल लेते हैं। f of g of x क्या आएगा? f of g of x क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं। f of g of x क्या है? 2 raised to x, so basically f of 2 raised to x, ठीक है। और f of x इज x स्क्वायर, तो x की जगह अगर 2 raised to x है बच्चों, तो 2 raised to x दी होल स्क्वायर, 2 raised to x दी होल स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करके हम 2 raised to 2x लिख सकते हैं, राइट। अब गॉफ पे आते हैं, g of f of x पे आते हैं। तो g of f of x जब हम निकालेंगे बच्चों, f of x x स्क्वायर है, तो ये सिंपली g of x स्क्वायर हुआ, और g of x 2 raised to x है, तो g of x स्क्वायर, x की जगह x स्क्वायर आएगा, 2 raised to x स्क्वायर, तो ये 2 raised to x स्क्वायर हुआ। तो क्लियरली बच्चों ये हमें दिख रहा है कि ये f of g of x है, ये दिख रहा है कि ये g of f of x है, और हमें ये दिया गया है कि ये दोनों इक्वल हैं, हमें ये दिया गया है कि ये दोनों चीजें इक्वल हैं बच्चों। सो नाउ वी कैन राइट 2 raised to 2x
इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स स्क्वायर, राइट। यस, अब इसको सॉल्व करना काफी आसान है, दोनों के बेस सेम है, 2 रेज टू समथिंग 2 रेज टू समथिंग, तो वो समथिंग समथिंग इक्वल हो जाएगा, राइट। यस, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये 2x जो है और ये एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा बच्चों। सो 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर जिसको सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो यार आप एक x काट सकते हो, बट जब आप x काटते हो आप ये अज्यूम कर रहे हो कि x जीरो नहीं है, तो x इक्वल टू जीरो भी एक सोल्यूशन है, राइट। अगर जो मैंने अभी बोला वो पल्ले नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, आराम से इस इक्वेशन को देखो, जहां पे भी आप x काट रहे हो, जब भी ऐसा सिचुएशन होता है कि जब x काट सकते हो तब x को जीरो डाल के भी देखो इक्वेशन में, यहां पे x को जीरो डालो, 2 इंटू जीरो इज जीरो, जीरो स्क्वायर इज ऑल्सो जीरो, तो x इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो x इक्वल टू जीरो एक सोल्यूशन हुआ। तो बोलने का तात्पर्य ये कि जब भी आप वेरिएबल को काट रहे हो तब that variable equal to zero, x equal to zero is a possible solution, तो उसको डाल के देखिए, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो बात बन रही है, x equal to zero को एक सोल्यूशन की तरह लेना है। और जब आप x को काटते हो तो x equal to 2 भी एक सोल्यूशन है, तो दो वैल्यूज आ गए बच्चा, दो वैल्यूज आ गए आपके पास जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 और 2, ऑप्शन सी हेंस इज द करेक्ट आंसर। तो आई वुड से कि यार कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये सवाल, तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिए। इन केस अगर आपको नहीं आया है तो आपके दिमाग में ये गोल होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ये सवाल करूंगा तब ये सवाल मेरे से क्रैक हो जाना चाहिए। दिस शुड बी द थॉट प्रोसेस। अगर खुद से अभी फोड़ा है तो ऑसम, मजा आया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हियर्स द सॉल्यूशन एंड हियर्स द फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, पॉज करो वीडियो को, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आई गारंटी यू कि आप जितना भी टाइम इसमें डालोगे, 5 मिनट 10 मिनट, उतना टाइम से आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, इनवर्स आपका रिवाइज हो जाएगा, राइट। बस मेक श्योर करो कि इनवर्स आपने पढ़ा है। लेक्चर 6 में हमने इनवर्स फंक्शंस के बारे में काफी बातें की हुई हैं, राइट। और यस, लेक्चर 6 में इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक भी डिस्कस किया था, जो ग्राफिकल एंगल था उस चीज का, उसको भी हम यूज करेंगे। इस प्रॉब्लम में इनवर्स रिवाइज हो जाएगा और बहुत इफेक्टिवली आप इस प्रॉब्लम को जो है कनेक्ट कर पाओगे, राइट। तो सोल्यूशन जरूर देखना है, बट खुद से प्रैक्टिस भी करना है, काफी कुछ सीखने मिलेगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों, एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। सो पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड डिस्कस दिस विथ मी। यस, तो पहले तो इस सवाल को समझते हैं क्या है। अगले पेज पे आपने एक सोल्यूशन देखा होगा, राइट। तो वो सोल्यूशन जो है एक इंटुइटिव सोल्यूशन है, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो अगर आप एक एग्जाम में बैठे हो और आपको पूछा जाए कि यार कैसे करना है, तो आप उस तरीके से करोगे जो काफी एक्सपेक्टेड होगा आपसे। तो चलिए पहले एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन लिखा गया है f of x is equal to x plus 1 the whole square minus 1। ये आपका फंक्शन है, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। और हमें ये बोला गया है कि ऐसे वैल्यूज निकालो x के जहां पे f of x और f of इनवर्स of x इक्वल है, राइट। सो बेसिकली हमें इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, ठीक है। यस, मेथड 1, राइट। मेथड 1 में f of x ये हमें दे रखा है। स्टेप 1 वुड बी फाइंड इनवर्स। और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं हम ये जानते हैं बच्चों, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1। इनवर्स ढूंढने का एक अलजेब्राइक तरीका है, 2 स्टेप एल्गोरिदम है, राइट। 2 स्टेप एल्गोरिदम है। स्टेप 1 क्या होता है, इंटरचेंज y and x, एंड स्टेप 2 क्या होता है, गेट द इक्वेशन इन y, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स करेंगे तो आपको इसका इनवर्स मिल जाएगा। जैसे ही आपको इसका इनवर्स मिल जाएगा, आपको ये ओरिजिनल फंक्शन f of x इक्वल टू दैट इनवर्स फंक्शन करना है और फिर सॉल्यूशंस निकालने हैं, राइट। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, f of x ये है x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1। आपको उसका इनवर्स ढूंढना है, राइट। और फिर 2 स्टेप एल्गोरिदम से इनवर्स ढूंढना है। और जब ये दोनों स्टेप्स हो जाएं और आपका इनवर्स मिल जाए,
तो इस प्रॉब्लम का, इस मेथड का स्टेप 1 हो गया। फिर आप स्टेप 2 पे चलेंगे जहां पे आप f ऑफ x को सॉल्व करोगे f इनवर्स x के साथ, राइट? जो इनवर्स आपको यहां पे मिला है उसको यहां रख के इन दोनों को साथ में सॉल्व करोगे, राइट? और यही चीज, यही थॉट प्रोसेस जो है आपको इस सोल्यूशन में दिखेगा। ध्यान से देखिए, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? तो y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 द होल स्क्वायर, राइट? y प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 द होल स्क्वायर। इसी चीज को मैं यहां पे 2 स्टेप एल्गोरिथम के साथ दिखाता हूं। फाइंडिंग इनवर्स using 2-step algorithm. Yes, using 2-step algorithm. y is equal to x plus 1 the whole square minus 1. हम अपना 2-step algorithm करते हैं, ठीक है? यहां पे अल्टीमेटली आंसर सेम आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो उसमें स्टेप 1 क्या है? पहला स्टेप इज इंटरचेंज, x की जगह y की जगह x, x की जगह y की जगह x। अब दूसरा स्टेप क्या है? गेट इट इन y। सो y इक्वल टू वट एवर के फॉर्मेट में लाना है। तो अगर y को एक्सप्लिसिटली लिखना है तो -1 को तो पहले इधर भेजो बेटा, है कि नहीं? तो देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल टू y प्लस 1 द होल स्क्वायर। फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू y प्लस 1, राइट? यस, प्लस माइनस आएगा बट प्लस कंसिडर करेंगे। और फिर 1 को दूसरी तरफ लेना है और फिर y को आप लिख सकते हो रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। तो ये आपका इनवर्स आ गया, राइट? ये आपका इनवर्स आ गया, राइट? यहां पे आपका इनवर्स आ गया, राइट? रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। जैसे ही आपका इनवर्स आ गया, तो इस इनवर्स को आपको सॉल्व करना है ओरिजिनल फंक्शन के साथ। इस इनवर्स को रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1, रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 को सॉल्व करना है ओरिजिनल फंक्शन से, f ऑफ x से। तो f ऑफ x इज f ऑफ इनवर्स ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है? x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x विच इज रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे x एज -1 एंड x एज 0। तो जैसा मैंने कहा बच्चों, ये मेथड 1 है, ये इंटुइटिव अप्रोच है। मतलब जैसे ही आप सवाल देखोगे आप तुरंत इनवर्स ढूंढने के पीछे पड़ोगे, जो कि काफी नेचुरल है। और इस चीज को मैं बढ़ावा देता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है इस चीज में, राइट? बस आप मेक श्योर करना है कि यार इनवर्स सही से ढूंढना है, गलतियां नहीं करनी है, फिर इन दोनों को साथ में सॉल्व करना है प्रॉपरली, अगेन विदाउट एनी मेकिंग एनी मिस्टेक्स। यू कैन गेट द आंसर्स वेरी इजीली, ठीक है? बट अब जो है हम थोड़ा सा दूसरा तरीका भी देखेंगे। और जैसा मैं कहता आता हूं बच्चों, कई सवालों में हमेशा मैं ये चीज कहता हूं कि यार एक प्रॉब्लम जो है मल्टीपल अप्रोचेस से सॉल्व हो सकता है। और एक ऐसा स्टूडेंट जो शिद्दत से पढ़ाई कर रहा है और अपने पास सारे टूल्स रखना चाहता है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस फोड़ने के लिए, उनको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए अलग अलग मेथड से। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जो हैं थोड़ा सा क्लाउडेड हो जाते हैं विथ अ पर्टिकुलर अप्रोच। क्लाउडेड इन द सेंस, बच्चे जो हैं एकदम एडमेंट हो जाते हैं कि यार हम यही मेथड से सॉल्व करेंगे, मैं यही मेथड से सॉल्व करूंगा क्योंकि मैं उसी में कंफर्टेबल हूं। अगेन इस चीज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, पर कंफर्टेबल होना ये एक प्रोग्रेसिव निशानी नहीं है। कंफर्टेबल होना ये एक रिलैक्स स्टेट में आपको ले जाएगा, जिससे कि आपका दिमाग सबकॉन्शियसली दूसरे अप्रोचेस को फिल्टर आउट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब दूसरे अप्रोचेस आपके दिमाग में नहीं रहेंगे। और ये बात जरूर हो सकती है बच्चों जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेसिफिकली, कि ऐसे प्रॉब्लम्स आपको आए जो आपके रेगुलर टेक्निक से सॉल्व ना हो। और इसी वजह से अलग अलग अप्रोचेस को मैं हमेशा इंकरेज करता हूं, मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूं कि अलग अलग अप्रोचेस से एटलीस्ट समझने की कोशिश करो। क्योंकि भले ही आपको वो वाला अप्रोच पसंद नहीं हो या मजा नहीं आ रहा हो, वो अप्रोच की फीलिंग, वो अप्रोच कैसे अप्लाई करना है किसी प्रॉब्लम में, ये जो आइडिया, ये जो थॉट है, आपको किसी और प्रॉब्लम में बहुत बहुत काम आ सकता है और प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व कर सकता है। तो इसी चीज को इस प्रॉब्लम में देखते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम में फास्ट किया जा सकता है यूजिंग मेथड 2, राइट? मेथड 2 इज द ग्राफिकल मेथड, राइट? मेथड 2 इज द ग्राफिकल मेथड,
राइट, जिसको हम डिस्कस करेंगे, राइट, जिसको हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड को, राइट, हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे। मेथड 1 जो है, मेथड 1 जो है यहाँ पे है, मेथड 1 जो है यहाँ पे है, राइट, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं मेथड 1, राइट, मेथड 1 यहाँ पे अलजेब्राइक, इसका टाइप 2 वर्जन यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा गया है, राइट, और सॉल्व करके यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और मेथड 2 जो है बच्चों, मेथड 2 जो है वो एक ग्राफिकल अप्रोच है, मेथड 2 जो है वो एक ग्राफिकल अप्रोच है, राइट, मतलब नॉट एग्जैक्टली ग्राफिकल, नॉट एग्जैक्टली ग्राफिकल, बट जो उसका जेनेसिस है, जो उसका नींव है आइडिया का, वो ग्राफिकल है, राइट। किस तरीके से, एक बार देखने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल को यूज करके मैं आप तक ये चीज पहुंचाने की कोशिश करूंगा, राइट। ये आपका है वाई एक्सिस बच्चों, राइट, ये आपका है वाई एक्सिस, राइट, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहां पे मैं एक फंक्शन ड्रॉ करना चाहूंगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। तो एफ ऑफ एक्स जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। और हम ये भली बात ही जानते हैं बच्चों कि एक्स क्यूब ये जो फंक्शन है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, हमने डिस्कस भी किया है ये कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज अ वन फंक्शन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन, माने वो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, इसका मतलब वो बाइजेक्टिव है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट जब हमने ग्राफिकल सोल्यूशन लिया था बच्चों, तब हमने इस बारे में डिस्कस किया था यूजिंग दिस वेरी एग्जाम्पल कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इस फंक्शन का जो इनवर्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इस फंक्शन का जो इनवर्स है, राइट। स्टेप लगाएंगे, स्टेप 1 इंटरचेंज x एंड y, x इक्वल टू वाई क्यूब। स्टेप 2 गेट इट एक्सप्लिसिटली इन y, सो y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x, तो y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x और x रेज टू 1/3। तो इसका इनवर्स ये है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का इनवर्स y इक्वल टू x रेज टू 1/3 है बच्चों। सिंपल 2 स्टेप एल्गोरिथम लगाया हमने, राइट। ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है और ये आपका इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। और इस इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है, राइट, वो इस तरीके से आता है। और जब हमने ग्राफिकल अप्रोच की बात करी थी, है ना, जब हमने ग्राफिकल अप्रोच की बात करी थी तब हमने ये बोला था कि, तब हमने ये बात बोली थी बच्चों दैट if f of x and g of x are inverses of each other, if f of x and g of x are inverses of each other, जैसे यहां पे हो रहा है, ये f of x है और ये g of x है और इन दोनों के ग्राफ्स यहां पे हैं, are inverses of each other, then graphs are, उन दोनों के जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स आर mirror images of each other विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो ये जो लाइन है बेटा y इक्वल टू एक्स, वो लाइन ये है, वो लाइन ये है, ठीक है। तो ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये आपका मिरर है, y इक्वल टू एक्स, ये लाइन आपका मिरर है। तो ध्यान से मुद्दा देखिए, आई नो ये थियरी मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बट एक बहुत फैसिनेटिंग सी चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। ऑफ कोर्स हमने जब ग्राफिकल चीजों के बारे में लेक्चर 6 में बात किया था, तब हमने ये चीज बोली थी कि अगर एक पॉइंट a, b आपके ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x पे है, अगर एक पॉइंट a, b मान लीजिए 2,8, ठीक है, वो f ऑफ x ओरिजिनल फंक्शन पे है, 2 क्यूब इज 8, सो 2,8, तो a, b अगर ओरिजिनल फंक्शन पे है तो b, a उल्टा आपके इनवर्स फंक्शन पे एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ये 8,2 हुआ, जो कि बहुत इजी है समझना, बिकॉज क्यूब रूट ऑफ 8, अगर मैं यहां इनपुट 8 डालूं तो क्यूब रूट ऑफ 8 विल गिव यू 2, राइट। तो क्लियरली a, b एंड b, a आर मिरर इमेजेस। ध्यान से देखो, ये आपका जो हरा कलर का मिरर है ना, तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज
ये ऑब्जेक्ट और वो इमेज एक दूसरे के इमेजेस है, एज सिंपल एज दैट, विद द मिरर y इक्वल टू x। ठीक है, ये हमने तब भी देखा था। बट एक और बहुत बहुत ज्यादा की चीज है ऑब्जर्व करने वाली, और वो ये है कि येलो ग्राफ और ग्रीन ग्राफ, माने सॉरी येलो ग्राफ एंड ब्लू ग्राफ, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दोनों फंक्शंस जो एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि ये कट कहां पे कर रहे हैं ग्राफ में। ध्यान से, एक तो वो यहां कट कर रहे हैं, एक तो वो यहां कट कर रहे हैं, और एक वो यहां कट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखने वाली बात ये है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है, जहां पे येलो ग्राफ और ब्लू ग्राफ, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के ग्राफ जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो पॉइंट्स बच्चा मिरर पे हैं। ध्यान से, और एक बार ये चीज बता रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और उसका इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल कहां पे हैं, कट कहां पे हो रहे हैं, वो कट हो रहे हैं, इक्वल हैं एक दूसरे से मिरर पे, माने y इक्वल टू एक्स पे। ठीक है, तो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का इक्वालिटी ढूंढना है, एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स का इक्वालिटी ढूंढना है, राइट, एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स का इक्वालिटी अगर मुझे ढूंढना है, तो वो कहां हो पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो पाएगा जब हम y इक्वल टू एक्स पे हैं, राइट। तो ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम सवाल में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये चीज सॉल्व करना चाहते हैं, अगर हम सवाल में एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर हम सवाल में ब्लू ग्राफ और येलो ग्राफ और ब्लू ग्राफ को सॉल्व करना चाहते हैं, है ना, तो उसका सल्यूशन होगा येलो ग्राफ और ग्रीन ग्राफ का इंटरसेक्शन। मुझे ब्लू ग्राफ पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखिए जो मैं चीज कहना चाह रहा हूं, जो हम इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है, येलो ग्राफ और ब्लू ग्राफ के इंटरसेक्शन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स के इंटरसेक्शन, एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स कहां इक्वल हो रहा है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, बट मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट येलो ग्राफ और ग्रीन ग्राफ के भी तो हैं। ध्यान से देखो, जहां पे भी येलो ग्राफ जा रहा है और जहां से भी ग्रीन ग्राफ जा रहा है, वो उन्हीं 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सो द पॉइंट इज, द कंक्लूसिव पॉइंट, जो फाइनल चीज हम यहां से सीख रहे हैं वो ये है कि एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये दोनों फंक्शंस इक्वल तभी और सिर्फ तभी हो सकते हैं जब वो y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं, तो सेम solutions as एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो अगर मैं येलो ग्राफ और ब्लू ग्राफ को इंटरसेक्शन ढूंढने की कोशिश करूंगा, येलो ग्राफ और ब्लू ग्राफ के इंटरसेक्शन ढूंढने की कोशिश करूंगा, राइट, तो वो सेम होगा अगर मैं येलो ग्राफ और ग्रीन ग्राफ को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर ये बात आप समझ गए हो, है ना, अगर ये बात आप समझ गए हो कि बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स और एक्स को सॉल्व कर ले, एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स के जगह, है ना, येलो ग्राफ और ब्लू ग्राफ को सॉल्व करने के जगह एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स, येलो ग्राफ और ब्लू ग्राफ को सॉल्व करने के जगह येलो ग्राफ और ग्रीन को कर ले, सेम रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, राइट। तो येलो ग्राफ क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर -1, उसको और ग्रीन ग्राफ को सॉल्व कर ले, ग्रीन ग्राफ क्या है, इक्वल टू एक्स, राइट। तो इन दोनों को सॉल्व कर ले, इनवर्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं है भाई, राइट। अब आप में से कई बच्चों को लग सकता है कि सर ये काफी लेंदी हुआ, बट ट्रस्ट मी बच्चा, ये लेंदी बस इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने डेप्थ में, डिटेल में उसको समझाने की कोशिश की। इस पूरे कंसेप्ट को आप तक पहुंचाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया, समझाने की कोशिश की गई कि कैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स इसके जो हैं वो सेम है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको मिलेंगे, राइट। येलो और ब्लू को सॉल्व करने के जगह आप येलो और ग्रीन को सॉल्व करो, सेम इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे और सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा, बहुत ज्यादा आसान होगा बच्चों, राइट।
तो देखते हैं किस तरीके से आसान होगा। x प्लस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां चला जाएगा x प्लस वन, राइट। अब ये दोनों सेम है, तो आप ये या तो ये कह सकते हो कि x प्लस वन जीरो है, x प्लस वन जीरो है, और जब x प्लस वन जीरो होगा, राइट, जब x प्लस वन जीरो होगा तब जो है ये कैंसिलेशन अलाउड है, तब कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, राइट। तो जब x प्लस वन जीरो नहीं है तब कैंसिल कर सकते हो आप, और तब कैंसिल करने के बाद x प्लस वन इक्वल टू वन, है ना। तो यहां से x इक्वल टू जीरो आएगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप एक चीज कैंसिल कर रहे हो, ठीक है, कैंसिल करके आप आगे बढ़ सकते हो, बट आपको एक पैरेलल रूट निकालना पड़ेगा कि जो आपने चीज कैंसिल की है वो जीरो भी है, क्योंकि अगर वो जीरो है तो जीरो स्क्वायर इज जीरो, इक्वेशन सेटिस्फाई बैठ रहा है ना। तो अगर आपको उसको कैंसिल करना है तो आप अज्यूम कर रहे हो कि वो जीरो नहीं है, तो ये एक अजम्पशन है जहां x प्लस वन जीरो नहीं है, तो कैंसिल करके आगे बढ़े, और x प्लस वन जीरो है, ये एक अलग आपको रूट देगा, राइट। तो दो रूट्स आ गए, जीरो और माइनस वन, तो क्लियरली ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। तो राइट, जैसा हमने देखा बच्चों, मेथड वन और मेथड टू, ऑफ कोर्स आपको ये मेथड ज्यादा इजी लग सकता है, जैसा मैंने कहा ज्यादा इंटुइटिव है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और हम जानते हैं कि इनवर्स कैसे निकालना है, ढूंढना कैसे अलजेब्रिकली। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाल लो, फिर ओरिजिनल फंक्शन के साथ सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पर ये जो मेथड हमने यहाँ पे देखी, थोड़ा सा ग्राफिकल, थोड़ा सा ये आइडिया लेने की कि यार अगर आप ओरिजिनल फंक्शन और उसके इनवर्स को सॉल्व करना चाहते हो तो ओरिजिनल फंक्शन और एक्स को सॉल्व कर लो, y इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर लो। क्यों, इसका पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे आपको बताया है विद एन एग्जाम्पल। तो डेफिनेटली दिस इज अ लर्निंग लेसन, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक, काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे सीखने मिली। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों पांचवें सवाल की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर DPP2। अच्छा सवाल, ट्राई करने की कोशिश करो, डेफिनेटली आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है, बस मल्टीपल लेयर्स इन्वॉल्व हैं, दो कंसेप्ट्स को मर्ज किया गया है, जो एक टिपिकल जेईई मेंस क्वेश्चन की निशानी है। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड चेक आउट द डिस्कशन विद मी। यस बच्चों, तो f ऑफ x और g ऑफ x आपको यहां दिया गया है, और आपको f ऑफ g ऑफ x, फॉग ऑफ x का इनवर्स पूछा गया है। तो सबसे पहले तो यार फॉग निकाल लेते हैं, है ना, फॉग निकाल लेते हैं। फॉग इज नथिंग बट f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, और g ऑफ x क्या है, x क्यूब प्लस 5, सो दिस इज f ऑफ x क्यूब प्लस 5, ठीक है, और f ऑफ x क्या है, 2x माइनस 3, so 2 input minus 3, so 2 into x cube plus 5 minus 3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चा तब आपको आएगा f of g of x fog of x equal to 2x cube, 2 into 5 is 10, 10 minus 3 is 7, so 2x cube plus 7। तो ये आपका फंक्शन हो गया f of g of x, राइट, ये आपका फंक्शन हो गया f of g of x, राइट। अब इस फंक्शन का इनवर्स आपको पूछा गया है, राइट, और हम जानते हैं बच्चों सिंपल टू स्टेप स्ट्रैटेजी, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बिल्कुल डरना नहीं है, बस ये f ऑफ g ऑफ x को देख के आपको इंटिमिडेट नहीं होना है। जो जनरल स्ट्रैटेजी है हर एग्जाम सेटर की, कुछ ऐसा चीज बनाओ जिसको देख के बच्चा डर जाए और अगले क्वेश्चन पे भाग जाए, और यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है। हर क्वेश्चन पे जो है निडर रही है, थमे रही है, और आप हर सवाल जो है फोड़ सकते हो, ठीक है। और बाकी जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी करनी है वो हम करते रहेंगे। अब हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है, हम जो है कंसेप्ट्स तगड़े कर लेते हैं और कॉन्फिडेंस जो है इतना ऊपर ले जाते हैं ताकि हम केयरफुली पिक आउट कर पाए कि जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कर सकते हैं। बिल्कुल डरे ना, जो एग्जाम सेटर जो हैं, जो चाहते हैं कि यार आप डर जाओ और आगे भाग जाओ, वो सारी चीजें ना हो और आपका स्कोर इंप्रूव हो। तो चले बच्चों, अब इसका इनवर्स ढूंढते हैं। सो y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7, पहले मैंने y के फॉर्मेट में लिख दिया है, f ऑफ g ऑफ x को भगा दिया, ये वही फंक्शन है, राइट, बस y इक्वल टू, अब उसका इनवर्स ढूंढना है। टू स्टेप स्ट्रैटेजी, पहला स्टेप क्या है बच्चा, पहला स्टेप क्या है, x और y को इंटरचेंज करो, ठीक है, x और y को इंटरचेंज हमने कर दिया। अब स्टेप 2 क्या है, एक्सप्लिसिटली इन y इक्वल टू के फॉर्मेट में लाना है, तो y को आइसोलेट करना है, 7 को उधर भेजो, x माइनस 7 इक्वल टू 2y क्यूब आएगा, तो अपॉन 2 कर दो, y क्यूब आएगा।
तो y क्या आएगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा दोनों तरफ, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 7 अपॉन 2, x माइनस 7 द होल अपॉन 2, ऑप्शन डी में यहाँ पे x माइनस 7 द होल अपॉन 2 द होल रेस टू 1/3 क्यूब रूट, एंड हेंस ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। तो अगेन एन इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, बस दो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व थे, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, और उससे एक जेईई मेंस लेवल का सवाल बनाया गया है बहुत आसानी से। चलिए बच्चों अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, नाउ वी आर गोइंग इनटू द टेरिटरी जहां हमें ऑड और इवन फंक्शंस पहचानने हैं, राइट। एक अच्छा सवाल है ये, रीजन बीइंग यहाँ पे भी दो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, अगर आप नोटिस करो तो। अगेन आई वुड रेट दिस क्वेश्चन एज मीडियम टू डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑड इवन नहीं है, इसमें एक फंक्शनल इक्वेशन दिया गया है। तो फंक्शनल इक्वेशन जैसा मैंने स्ट्रेस किया था लेक्चर नंबर 6 में कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई बार इस टाइप के सवाल देखे गए हैं, आइसोलेटेड सवाल या फिर दूसरे टॉपिक्स के साथ मिक्स करके भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऑड इवन के साथ फंक्शनल इक्वेशन को बहुत खूबी से जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो यस बच्चों, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, एंड एट द एंड ऑफ इट सॉल्यूशन डिस्कस करें। ट्रस्ट मी, दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन, राइट। तो चलिए बच्चों देखते हैं सवाल को क्रैक कैसे करना है। सबसे पहले तो हम f ऑफ 0 निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी फील आ रही है कि f ऑफ 0 कई जगह हेल्पफुल होगा और f ऑफ 0 की वैल्यू निकालना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। और ये एक जनरल स्ट्रैटेजी है बच्चों, जब आप f ऑफ x या f ऑफ माइनस एक्स ऑड इवन के बारे में कुछ चीजें निकालना चाहो फंक्शनल इक्वेशन में, तो एक सिंपल वैल्यू निकालने की कोशिश करें, लाइक f ऑफ 0। और f ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, सोच के देखो, काफी सिंपल चीज है, खुद से पूछ के देखो बेटा f ऑफ 0 आएगा कैसे इस फंक्शनल इक्वेशन में। बहुत सिंपल। यस, कहीं ना कहीं आपके दिल में आवाज आ रही होगी कि भाई अगर मैं x और y दोनों को 0 डाल दूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, क्या पता कुछ आ जाए। ऐसा हो सकता है कि कुछ ना आए, बट ट्राई करने में क्या है। और यही तो बात है बेटा, सोचते रह जाओगे, ट्राई करो तो फटाफट रिजल्ट्स आने लगेंगे, ठीक है। तो x और y को 0 डालो, तो पुटिंग x इक्वल टू y इक्वल टू 0, therefore f of 0 plus 0 plus f of 0 minus 0 equal to 2 times f of 0 into f of 0। अब इस इक्वेशन को बेटा अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें मिलेगा f of 0 plus f of 0, so 2 times f of 0 equal to 2 times f of 0 the whole square, 2 times f of 0 into f of 0। अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें बेटा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, f of 0 और f of 0 कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि f of 0 की वैल्यू 1 है, f of 0 की वैल्यू 1 है, ठीक है, f of 0 की वैल्यू 1 है, एंड द फंक्शन इज नॉट आइडेंटिकली 0। इसका मतलब f of 0 का आउटपुट 0 नहीं होगा, f of 0 1 होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डेटा हमें मिला है। क्यों, हम देखते हैं, क्योंकि आगे जो है अगर हमें ये डिसाइड करना है कि f of x या f of y ये एक ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है ना, तो हमें माइनस एक्स को टारगेट करना होगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बेटा? अगर हमें ऑड और इवन फाइंड आउट करना है तो हमारा टारगेट होना चाहिए f of माइनस एक्स, f of माइनस एक्स। क्या ये टारगेट हमारा नहीं होना चाहिए? बट कहीं पे माइनस एक्स नहीं दिख रहा, पर माइनस वाई तो दिख रहा है, माइनस वाई तो दिख रहा है। तो क्यों ना हम x को टारगेट करने की जगह y को टारगेट करें? क्या बोलते हो, राइट? सो y को टारगेट करने के लिए क्या हम सिर्फ x को 0 डालें, पुटिंग x इक्वल टू 0, है ना? सिर्फ x को 0 डालेंगे, y को नहीं, सिर्फ x को 0 डालेंगे। अगर x को 0 डालेंगे तो क्या आएगा? f ऑफ 0 प्लस y प्लस f ऑफ 0 माइनस y। अब देख रहे हो why I was very interested and enthusiastic about this। मैं क्यों खुश हो रहा था x को 0 डालने से? क्योंकि x को 0 डालते से यहाँ माइनस y आ जाएगा, f ऑफ माइनस y, और वो हमें जो है ऑड इवन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। हाँ मैं जानता हूँ माइनस x नहीं है, f ऑफ माइनस x नहीं है, बट एटलीस्ट f ऑफ माइनस y तो है, वहां से कुछ आ जाए क्या पता, देखते हैं।
ऑलवेज फंक्शनल इक्वेशन में हमेशा ट्राई करते रहो, वैल्यूज प्लग इन करते रहो, कहीं ना कहीं तो आपको सूरज की वो किरण मिल जाएगी जो आपको एंड रिजल्ट तक ले जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, राइट। एफ ऑफ 0 प्लस वाई प्लस एफ ऑफ 0 माइनस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 जिसकी वैल्यू हमें पता है 1 है इंटू एफ ऑफ वाई, राइट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बड़ा मजा आएगा बच्चों, क्योंकि आपको दिखेगा कि लेफ्ट में आपके पास है एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स 1, एफ ऑफ 0 तो 1 है, 2 टाइम्स 1 टाइम्स एफ ऑफ वाई, सो 2 टाइम्स एफ ऑफ वाई, ठीक है। अब ध्यान से उस आखिरी इक्वेशन को देखो बच्चों जो येलो में यहां लिखा हुआ है, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, राइट। क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा एफ ऑफ माइनस वाई इक्वल टू, ये चीज एफ ऑफ वाई जो है राइट में जाएगी, 2 एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई विल गिव यू एफ ऑफ वाई, राइट। अब सोच के देखो बेटा कि अगर एफ ऑफ माइनस वाई इज एफ ऑफ वाई तो ये तो इवन फंक्शन हुआ ना, क्योंकि हम जानते हैं यार कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स है तो वो इवन है, और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो वो ऑड है। अब यहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स हो रहा है क्योंकि वाई में हो रहा है तो एक्स में भी होगा, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स तो वो एक इवन फंक्शन है। ऑप्शन बी हेंस इज द करेक्ट आंसर। सो एज आई सेड, फंटास्टिक क्वेश्चन जो फंक्शनल इक्वेशन से साथ रिलेटेड है और अल्टीमेटली हमें इस इक्वेशन को ढूंढने को पुश करता है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है एक इवन फंक्शन है, राइट। सो बढ़िया सवाल, आगे बढ़ते हैं। आई होप काफी कुछ सीखने मिला होगा। यहाँ पे टाइप सोल्यूशन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7th क्वेश्चन। अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे भी ऑड इवन है बट साथ ही साथ बॉक्स फंक्शन की कुछ लीलाएं हैं। कोशिश करें इस सवाल को क्रैक करने की। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड डिस्कस द सोल्यूशन विथ मी, राइट। तो चलिए देखते हैं बच्चों। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन पाई प्लस हाफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों उस बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन पाई को समझना, राइट। तो जब भी हम ऑड और इवन की बातें करते हैं तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं ताकि हम ऑड और इवन के बारे में और चीजें समझ पाएं। सबसे पहली चीज जो हम करते हैं बच्चों वो है एफ ऑफ माइनस एक्स के बारे में खोज करना, एफ ऑफ माइनस एक्स के बारे में बातें करना, देखना कि एफ ऑफ माइनस एक्स कहां ले जाता है। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हमें एफ ऑफ एक्स देता है अल्टीमेटली तो वो इवन फंक्शन हो जाता है, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हमें माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स देता है तो वो ऑड फंक्शन हो जाता है। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, कुछ और ही चीज होती है, तो वो नीदर ऑड नॉर इवन हो जाती है, राइट। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स देता क्या है। एक्स की जगह बस माइनस एक्स डालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन बॉक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस हाफ, राइट। अब हम यार ऑड इवन इतना कर चुके हैं कि हम जानते हैं कि cos x तो है इवन फंक्शन है, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा देगा, ठीक है। तो यहां पे कोनो दिक्कत ना, दिस इज इक्वल टू cos x अपॉन, अब डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या हो रहा है, बॉक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई। अब यार ये ना इतना डायरेक्ट नहीं है इस बारे में सोचना, राइट। बट इसको डायरेक्ट बनाने के लिए एज यूजुअल, जैसा मैं हमेशा आप लोगों को एंकरेज करता रहता हूं कि जब भी कोई चीज स्लाइटली कंफ्यूजिंग हो नंबर्स डालो, तो नंबर्स डालो भाई, नंबर्स डालो, है ना। भले ही आपको एक्स पाई ये सब चीज दिक्कत दे रहा हो, एक रैंडम नंबर डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक रैंडम नंबर डाल दो, बस इंटीजर मत डालना, क्योंकि यहां पे बोल रखा है कि x इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। मतलब x जो है पाई नहीं है तो पाई अपॉन पाई 1 हो जाएगा, 2 पाई नहीं है क्योंकि 2 पाई अपॉन पाई, पाई पाई कट फिर -2 हो जाएगा, 3 पाई नहीं है, 4 पाई नहीं है, बोल रखा है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं कुछ ऐसे बात करूं कि मान लीजिए बॉक्स ऑफ -5.8, ठीक है, बॉक्स ऑफ -5.8, जो भी x की वैल्यू है यार, दिस अपॉन दिस करके 5.8 आ रहा है और बाहर माइनस साइन है जिसके बाहर बॉक्स है, तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू तो -6 है। सोच के देखो, नंबर लाइन पे
ये -5.8 है, ये -5 है और ये -6 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -5.8 इज -6। तो बॉक्स ऑफ -5.8 इज -6, पर बॉक्स ऑफ 5.8 क्या है? बॉक्स ऑफ 5.8 तो 5 है ना? बॉक्स ऑफ 5.8 तो 5 है, राइट? तो अगर मुझे बॉक्स ऑफ -x/π, बॉक्स ऑफ -x/π को कनेक्ट करना है बॉक्स ऑफ x/π से, माइनस के बिना, तो इन दोनों में क्या कनेक्शन है? -6 और 5 में क्या कनेक्शन है? ध्यान से सोचो। इसकी वैल्यू है -6, है ना? इसकी वैल्यू है -6, करेक्ट, और इसकी वैल्यू है 5। तो कैन आई से दैट दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ, ध्यान से देखिए, माइनस ऑफ x/π, माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ x/π। वापस से ध्यान से देखिए बच्चों, x/π जो है वो 5.8 है, बॉक्स ऑफ -5.8 इज -6। तो ये हाफ को साइड में रखो, ये -6 है ना? और ये जो चीज है माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ 5.8, सो माइनस ऑफ 5, तो ये -6 है और ये -5 है। तो -6 को -5 से कैसे जोड़े? -5 -1। ध्यान से इस चीज को देखो, ध्यान से इस चीज को देखो, समझ में आएगी, राइट? ये जो चीज है बॉक्स ऑफ -x/π, उसको हमने लिखा है माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ x/π -1। क्यों? और एक बार बताता हूं नंबर्स लेके। x/π को हमने 5.8 लिया है, -x/π -5.8 हुआ, जिसका बॉक्स -6 हुआ, तो ये वैल्यू -6 है, करेक्ट? अब अगर मैं बॉक्स ऑफ -x/π की जगह बॉक्स ऑफ x/π लिखना चाहूं, तो बॉक्स ऑफ x/π, बॉक्स ऑफ 5.8 तो 5 है, तो उसके आगे अगर बाहर में माइनस लगाता हूं तो ये -5 हो गया, -5 हो गया। पर हमें यार -5 नहीं चाहिए ना, हमें -5 नहीं चाहिए, हमें -6 चाहिए। तो -5 -1 हमें -6 देगा, जिसके आगे +½ लगेगा, जिसके आगे +½ लगेगा, और वो सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा cos x अपॉन -1 +½ हमें -½ देगा बेटा, -½ देगा, -x/π -½ जिसको आगे आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ध्यान से देखिए किस तरीके से f ऑफ -x को सिंप्लीफाई किया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पहले x के जगह -x डाला है, फिर ये क्रूशियल स्टेप था, और इस क्रूशियल स्टेप को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, राइट? 2-3 बार मैंने समझाया है, सिंप्लीफाई किया। अब नीचे से माइनस साइन ले लो, cos x अपॉन माइनस जो है कॉमन ले लिया, दोनों टर्म्स में माइनस है, तो यहां माइनस लिख रहा हूं मैं, बॉक्स ऑफ x/π +½ ठीक है, बॉक्स ऑफ x/π +½ cos x। तो यार सेम फंक्शन आ गया विद अ माइनस साइन आउटसाइड, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। तो बच्चा अगर f ऑफ -x इज माइनस ऑफ f ऑफ x, तो हम तो ये जानते ही हैं कि जब ये होता है तो ऑड फंक्शन है। ऑप्शन ए हेंस इज द करेक्ट आंसर। तो अच्छा सवाल यार, क्योंकि वापस अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑड इवन प्रॉपर्टी एंड एट द सेम टाइम बॉक्स फंक्शन को कैसे डील किया जाए, समझा जाए, एग्जाम्पल को लेके जो है कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सरल कैसे बनाया जाए, उसके लिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 DPP2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। अगेन वन मोर जेम ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ दिस DPP। बहुत बढ़िया सवाल। एक्चुअली बच्चों इस पूरे सीरीज में हमने पीरियोडिक फंक्शंस के कुछ एक्चुअली बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, तो आई होप आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। इवन जहां हमने लेक्चर 5 में पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ा वहां पे भी, और डीपीपी में भी एक दो बहुत अच्छे सवाल इंक्लूडिंग दिस वन विच इज अ रियली गुड क्वेश्चन। सो ट्राई दिस आउट, पॉज करें वीडियो को, फोड़े सवाल को और क्वेश्चन को साथ में डिस्कस करते हैं। तो यस, जैसे आप देख पा रहे हो हमें एक इक्वेशन दिया गया है, एक फंक्शनल इक्वेशन दिया गया है, और हमें पहले 3 ऑप्शन में बोला गया है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड 4, 6 और 8, और चौथे ऑप्शन में बोला है कि भाई ये पीरियोडिक है ही नहीं। ठीक है, तो इस फंक्शन को कैसे मैनिपुलेट किया जाए जिससे कि हम पीरियोडिक इक्वेशन की तरफ पहुंचे, यही हमारी स्ट्रेटेजी होगी। और हम जानते हैं बच्चों एक पीरियोडिक फंक्शन का इक्वेशन जो है वो ये होता है, राइट? पीरियोडिक फंक्शन का इक्वेशन जो है वो ये होता है, और आपका पीरियड जो है वो ये होता है t। ठीक है,
तो हमें इस फॉर्मेट में लाना है अल्टीमेटली इक्वेशन को। अगर इस फॉर्मेट में आ गए तो t का वैल्यू जो है वो पीरियड होगा, अगर इस फॉर्मेट में नहीं आ पाए तो फिर ऑप्शन डी आंसर है। तो चलिए कोशिश करते हैं वहां लाने की। वो लाने के लिए सबसे पहले जो है हम इक्वेशन को, नाउ दीज आर स्ट्रैटेजीज जो प्रैक्टिस से आएंगी बच्चों। फंक्शनल इक्वेशन में मैंने ये कहा था कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद ही आपको समझने लगेगा कि यार मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं, नया इक्वेशन बनाऊं जिससे कि चीजें आसान हो, राइट। तो यहां पे अगर मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो मुझे x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है x+1। तो यू आर सब्स्टिट्यूटिंग x+1 इन प्लेस ऑफ x। देखते हैं क्या आता है। अगर मैं x की जगह x+1 डाल रहा हूं तो ये x+1 + 2 x+3 हो जाएगा। तो f(x+3) प्लस f(x+1), राइट, क्योंकि x की जगह x+1, x की जगह x+1 और x की जगह x+1 + 1 x+2 हो जाएगा, राइट। तो बच्चों जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है इक्वेशन 1, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है इक्वेशन 1 और जो ये दूसरा इक्वेशन है वो है इक्वेशन 2। अब ध्यान से इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, ठीक है, ध्यान से इन दोनों इक्वेशंस को देखिए। और अगर मैं दोनों इक्वेशंस को बस सिंपली ऐड कर लूं, है ना, दोनों इक्वेशंस को बस सिंपली ऐड कर लूं, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, f(x+2) प्लस f(x) प्लस f(x+3) प्लस f(x+1), ठीक है। तो वो आपका लेफ्ट हैंड साइड बन गया, राइट। हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दिया, ठीक है। और ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, f(x+1) और f(x+2), उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखाई देगा काफी चीजें कैंसिल हो रही हैं। f(x+2) यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है इफ f(x+2) के साथ, यहाँ पे f(x+1) है वो कैंसिल हो रहा है इस f(x+1) के साथ। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल रहा है कि f(x+3) इज इक्वल टू माइनस ऑफ f(x), ठीक है, f(x+3) इज इक्वल टू माइनस ऑफ f(x). अब यार हमें इस तरीके का कुछ मिला है बट नॉट एग्जैक्टली दैट, उस तरीके का कुछ मिला है बट नॉट एग्जैक्टली दैट, क्योंकि माइनस चुभ रहा है। तो वो माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये इक्वेशन 3 है, राइट। यहां पे हम पुट करेंगे x की जगह पे x+3। सोच के देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग ये चीज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम x को x+3 डालेंगे बेटा, जब हम x को x+3 डालेंगे तो ये x की जगह x+3 + 3 x+6 हो जाएगा, f(x+6) इक्वल टू यहां पे x की जगह x+3 सो माइनस f(x+3), राइट। तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि अगर माइनस ऑफ f(x+3) f(6) है, अगर माइनस ऑफ f(x+3), अगर माइनस ऑफ f(x+3) x+6 है, माइनस ऑफ f(x+3) माइनस ऑफ f(x+3) f(x+6) है, तो f(x+6) प्लस f(x) हो गया, ठीक है, f(x+6) f(x) हो गया। ध्यान से सोच के देखो, ध्यान से सोच के देखो, मैंने यहाँ पे बस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में मैंने माइनस और माइनस मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो माइनस ऑफ f(x+3) इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस f(x) माने प्लस f(x), तो प्लस f(x) माइनस ऑफ f(x+3) बन जाएगा, तो ये इक्वल टू f(x) हो जाएगा। तो अब आपको इक्वेशन मिल रहा है f(x+6) इज इक्वल टू f(x), f(x+6) इज इक्वल टू f(x). क्लियरली आपका जो पीरियड है वो है 6, ऑप्शन बी हेंस इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़िया सवाल बच्चों, फंक्शनल इक्वेशन को कैसे सब्स्टिट्यूट किए, दोनों इक्वेशंस को ऐड किए, चीजें सिंप्लीफाई करके यहां तक आए। अब यहां पे भी दम नहीं तोड़ा क्योंकि हमें अल्टीमेटली आंसर नहीं मिला है, माइनस साइन है, तो फिर और सब्स्टिट्यूशन किया, सोचा कि क्या सबसे बेस्ट जाएगा जिससे वो माइनस भगे, x को x+3 डालेंगे तो बात बन गई। और जैसा मैंने कहा ये प्रैक्टिस से ही आप स्किल्स जो हैं और शार्प कर पाओगे और ग्रेजुअली आप अपना गोल क्लियर रख पाओगे कि हमें पहुंचना इधर है, और जैसे ही पहुंच गए आंसर मिल गया, राइट। तो बढ़िया सवाल, पीरियोडिक फंक्शन पे वापस और चलते हैं आगे।
लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। आई थिंक इस डीपीपी का सबसे बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल। तो प्लीज ट्राई एंड सॉल्व इट। अगेन फंक्शनल इक्वेशंस में है हम लोग, जानबूझ के हमने डीपीपी 2 में थोड़े फंक्शनल इक्वेशंस के सवाल ज्यादा डाले हैं, दूसरे कंसेप्ट्स के साथ मर्ज करके डाले हैं। जैसा आपने देखा कोई सवाल में ऑड इवन इन्वॉल्व है, कोई फंक्शनल इक्वेशन के सवाल में यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व है, किसी में बॉक्स फंक्शन इन्वॉल्व है। तो कई सारी अलग अलग चीजें जो हैं वो इन्वॉल्व है और उसके वजह से जो है ये क्वेश्चन एक जेईई मेन लेवल का बन जाता है, क्योंकि जेईई मेंस के एग्जाम में मल्टीपल कंसेप्ट से जो है सवालें बनती हैं। नॉट वेरी डिफिकल्ट बट अ मॉडरेट लेवल। तो आइए कोशिश करते हैं, ठीक है, इस सवाल को क्रैक करने की। एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो हमें पर्टिकुलरली बोला गया है कि x की वैल्यू -1 और 1 नहीं हो सकती, f ऑफ x जो है वो 0 नहीं हो सकता। अब हमें f ऑफ -2 इस चीज का फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढना है, जो लिखा भी हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f ऑफ -2, ये चीज ढूंढनी है, राइट। सो दिस बिकम्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हो फंक्शनल इक्वेशंस है और हमें f ऑफ x में इंटरेस्ट है, f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स में नहीं, है ना। तो पहले तो कोशिश करते हैं वो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को किसी तरीके से हटाने की, और उसके लिए हम x को ही 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डाल लेते हैं, राइट। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, वो देखने की कोशिश करो क्यों, ठीक है। अगर मैं x के जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डाल रहा हूं, अगर मैं x के जगह पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डाल रहा हूं, है ना, तो मैं यहां पे x की जगह पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स भी डालना पड़ेगा, है ना। तो वो डालने के बाद क्या होता है एक बार देखते हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स के जगह पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, the whole upon 1 plus x plus 1 minus x, the whole upon 1 plus x। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 plus x कटेगा, यहाँ पे 1 minus 1 कटेगा, x और x कटेगा, और यहाँ न्यूमरेटर में आएगा 2x, डिनोमिनेटर में आएगा 2, और ये सॉल्व होके हो जाएगा x। तो बढ़िया बात ये है, बहुत ज्यादा बढ़िया बात ये है कि जब बच्चों हम x की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डालते हैं, राइट, जब हम x के जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डालते हैं, तो f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डालते हैं, तो ये द होल स्क्वायर है, f ऑफ x द होल स्क्वायर है, सो दिस द होल स्क्वायर। तब 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जब हम x के जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डालते हैं, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जो है सिंप्लीफाई होके केवल x बन जाता है। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स सिंप्लीफाई होके केवल x बन जाता है, तो इसके जगह हम लिखेंगे f ऑफ x, क्योंकि जब हम x के जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डालते हैं, जब हम x के जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डालते हैं, राइट, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जो है सिंप्लीफाई होके x देता है, क्योंकि हमने x के जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डाला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया एक्स क्यूब। तो x की जगह हमने 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डाला हुआ है, तो द होल क्यूब, ठीक है। तो ये यार आपका इक्वेशन बन गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि फंक्शनल इक्वेशन में एक ट्रेडमार्क सा है, जो चीज हमें करना है, और वो ये है कि जो चीज अननेसेसरी है उसको भगाओ। अब ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, और सिंपल बात मेरे को बताओ कि इनमें से कौन सी चीज अननेसेसरी है, इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सी चीज अननेसेसरी है, और वो चीज है f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो इस चीज को हम जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे देखते हैं। यहां पे इस इक्वेशन में f ऑफ x दी होल स्क्वायर इंटू f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, या तो हम क्या करते हैं, हाँ, ये इक्वेशन में वो चीज डाल देते हैं, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ,
तो हम ये इक्वेशन में f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू डालते हैं। ध्यान से अगर आप देखो तो f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, इस चीज की वैल्यू इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ये वैल्यू है f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की। f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ये केवल इस चीज की वैल्यू है, द होल स्क्वायर है डॉट एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू 1 माइनस एक्स द होल क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स द होल क्यूब। अब इस इक्वेशन को जब बच्चों आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, आपको दिखाई देगा कि यहां पे x रेस टू 6 है, x रेस टू 6 है अपॉन f ऑफ x द होल रेस टू 4 है। अब क्योंकि यह f ऑफ x न्यूमरेटर में है, f ऑफ x अपॉन f ऑफ x द होल रेस टू 4 इज f ऑफ x द होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स द होल क्यूब। अब आप दोनों तरफ क्यूब रूट ले सकते हो, अब आप दोनों तरफ क्यूब रूट ले सकते हो, और अब यहां से आप बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ एक्स, क्यूब रूट लिया है बच्चों हमने, तो एक्स रेस टू 6 रेस टू 1/3 इज एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्यूब रेस टू 1/3 सिंपली एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, जिससे आप एफ ऑफ एक्स पे बहुत इजीली पहुंच सकते हो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अब क्या बन गई, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ध्यान से देखिए, ठीक है, यस, यहां से एफ ऑफ एक्स ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हमें पूछा क्या है, अब हमें बोला है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ माइनस 2। तो सबसे पहले एफ ऑफ माइनस 2 निकाल लेते हैं। यहां पे एक्स की जगह माइनस 2 डालेंगे, माइनस 2 द होल स्क्वायर 4 देगा, 1 प्लस माइनस 2 इज माइनस 1, 1 माइनस ऑफ माइनस 2 इज 1 प्लस 2 विच इज 3, सो माइनस 4/3 आ रहा है। ऑफ कोर्स माइनस 4/3 आंसर हो सकता है, बट जी मीन्स का सवाल है, थोड़ा तड़का लगाना तो बनता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 4/3 क्या है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 4/3 हम ऑलरेडी जानते हैं कि x इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो माइनस 4/3 की चर्चे हो रहे हैं, तो माइनस 4/3 इक्वल टू बॉक्स ऑफ माइनस 4/3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 4/3, ठीक है। अब हम ये जानते हैं यार कि बॉक्स ऑफ माइनस 4/3 इज माइनस 2, है ना, बॉक्स ऑफ माइनस 4/3 माइनस 1.33 का बॉक्स, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन माइनस 1.33 इज माइनस 2, है ना। तो माइनस 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 4/3, और ये सॉल्व करके क्लियरली माइनस 2 उधर जाएगा, 2 माइनस 4/3 आएगा इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 4/3 विच विल गिव यू 2/3। तो 2/3 आंसर होगा इसका बच्चों, राइट। 2/3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और फाइनली फ्रैक्शनल पार्ट को इन्वॉल्व करना, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ DPP2 बच्चा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ फंक्शन इन द टोटल सीरीज, जिसके बाद हम नॉन स्टॉप प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस लाएंगे ऑन ऑल द चैप्टर्स, जिससे कि आप और एलिवेट कर पाओ। बट जस्ट मेक श्योर कि वहां पे आने से पहले आप सारे कंसेप्ट सेशंस अच्छे से देख लो, अपनी थियरी रॉक सॉलिड कर लो, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एक लेवल तक ले जाओ जहां पे अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स आपने देख लिए हैं, अलग अलग तालाबों के पानी को आपने चख लिया है, और फिर जेईई मेंस के लिए आप जोरों शोरों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तो चलिए बच्चों, ये सवाल देखते हैं, 10वां सवाल DPP2 का, जहां पे हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स इज नॉट -1 वेरी क्लियरली, क्योंकि -1 डालोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो कंपोजिट फंक्शन का सवाल है, इन अ वे एफ ऑफ एक्स ढूंढना है, राइट। तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है, दिस इज अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, राइट। ये आपका एफ ऑफ एक्स हुआ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है। अब इसको निकालना है, एफ ऑफ इनपुट इज अल्फा टाइम्स इनपुट विच इज अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, अल्फा टाइम्स इनपुट अपॉन इनपुट प्लस 1, तो अपॉन इनपुट प्लस 1, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करें
अगर हम इस चीज को सिंप्लीफाई करें तो देयरफॉर f of x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन x प्लस 1, और जो नीचे है अगर आप नोटिस करो तो अल्फा x प्लस 1, ठीक है, अपॉन अल्फा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अब इस चीज को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस 1 और x प्लस 1 कट जाएगा। अब f of x जो है हमें इक्वल टू x दे रखा है बच्चों, हमें ये इक्वल टू x दे रखा है, ठीक है। सो नाउ द इक्वेशन दैट वी आर डीलिंग विथ इज दिस अल्फा स्क्वायर x अपॉन अल्फा x प्लस 1 इक्वल टू x। ऑफकोर्स आप x और x काट सकते हो, बट आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब आप काट रहे हो आप ये अज्यूम कर रहे हो कि x 0 नहीं है, राइट। तो अभी के लिए वो रख देते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सीधा। अल्फा स्क्वायर x इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है। यस, अब इसको अगर हम ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम एक क्वाड्रेटिक के साथ डील कर रहे हैं यार। राइट हैंड साइड में दो एक्स स्क्वायर के टर्म्स है, तो अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर कॉमन लिया गया है और ये एक्स का टर्म वहां चला जाएगा, तो वी हैव प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ इन केस अगर आपने क्वाड्रेटिक चैप्टर नहीं किया है ना, तो यहां से आगे सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक देखोगे, आप वापस यहां पे आओगे, बट बहुत इजी है, सुनने की कोशिश करना, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक में ये सिमिलर चीज बताने वाला हूं। जब आपके पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हालांकि यहां पे सी 0 है, बट ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना, जनरली कितने रूट्स होते हैं बच्चों? यस, जनरली कितने रूट होते हैं आप जानते हो? 2 रूट्स होते हैं, बराबर। तो 2 रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पर यहां पे कहीं भी वो चीज मेंशन नहीं की गई है कि यार ये इक्वेशन सिर्फ 2 वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ट्रू है, ऐसा तो कहीं नहीं मेंशन किया गया। इसका मतलब ये इक्वेशन हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ट्रू है। तो जब वो हर एक्स के वैल्यू के लिए ट्रू है तब अल्फा आपको पूछा गया है। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब ये इक्वेशन हर एक रियल एक्स वैल्यू के लिए ट्रू है। इसका मतलब ये जो भी हमने किया है, जो फाइनली ये क्वाड्रेटिक तक आता है, वो 1 या 2 नहीं, हर एक एक्स वैल्यू के लिए ट्रू है। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स नहीं है बेटा, इनफाइनाइट रूट्स हैं। और अगर वो बात सच है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है, राइट। दिस इज अ क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। और क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी में क्या होता है? क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी में क्या होता है? इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो वो एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब आप x के जगह कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। तो 2 रूट्स नहीं, अनगिनत रूट्स हैं। तो जब हम क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी के साथ डील कर रहे हैं तब a, b और c तीनों के तीनों वैल्यू 0 होते हैं। 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। सोच के देखो, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है, आप यहां पे x के जगह कोई भी वैल्यू डाल लो, कोई भी रियल नंबर डाल लो, हमेशा सच होगा। बिकॉज 0 इंटू एनी रियल नंबर स्क्वायर इज 0, प्लस 0 इंटू एनी रियल नंबर इज अगेन 0, प्लस 0 इज ऑलवेज 0। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। कोई भी x का वैल्यू डाल ले भाई, हमेशा 0 आएगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो अब आते हैं, अल्फा प्लस 1 0 है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 0 है, ये तो एनीवेज 0 है। तो अल्फा प्लस 1 अगर 0 है तो अल्फा इज इक्वल टू -1। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 0 है तो अल्फा स्क्वायर इज 1। तो अल्फा प्लस -1 हो सकता है, बट यहां पे सिर्फ एक वैल्यू दिया है -1, एंड दैट इज व्हाई -1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। सो यस बच्चों, यहां पे जो है 10th सवाल खत्म हुआ। आई वुड से बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, ये मॉडरेट सवाल है, बट इससे पहले हमने कुछ इंटरेस्टिंग मॉडरेट से डिफिकल्ट सवाल देखे। अगर आपने खुद से सॉल्व नहीं करे हैं तो एटलीस्ट समझ के लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। क्यूरेट करके आपके लिए जो है स्पेसिफिक ऐसे सवाल उठाए गए हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आउटसाइड जेईई मेंस वर्ल्ड, बट ऐसे सवाल जो एग्जाम सेटर्स वेट करते हैं चूज करने का
उठाने का, क्योंकि उन्हीं सवालों से जो है आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, राइट। तो यहीं पे डीपीपी 2 खत्म होता है बच्चों। 10वां सवाल यहाँ पे खत्म हुआ, फंक्शंस का चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। आपका दोस्त गणेश पवार साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय, लव यू ऑल।